Okay, we were talking about the adiabatic process, free expansion in adiabatic process, or as we know that in free expansion of a gas is an in any system, thermodynamic system, the with an adiabatic process there would be no work done. ना तो उसमें वर्क डन हो रहा होता है, ना उसमें चेंज इंटरनल एनर्जी हो रही होती है, और वो इसीलिए नहीं हो रही होती। हमने जैसे कि कहा था, एक कंटेनर है, एकदम से उसके ऊपर से आप पिस्टन अनवेट करते हैं उसको और पिस्टन करते हैं तो सडन एक्सपेंशन होगी, ठीक है। तो वो जो सडन एक्सपेंशन होगी इसमें क्या, हम पहले बताया था कि वॉल्यूम जो है उसमें कांस्टेंट, इस वजह से वर्क डन कोई नहीं होता, और जो भी उसमें चेंज, और जब आप उसको हीट ही नहीं प्रोवाइड कर रहे हो तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी नहीं होती। सो जितनी भी हमारे पास एडियाबैटिक इक्वेशंस होती हैं वो फ्री एक्सपेंशन के लिए वैलिड नहीं होती हैं, ठीक है। दो कि वो सारी की सारी एक्सपेंशन एडियाबैटिक में होती हैं, लेकिन वो इक्वेशंस जो हमने यहाँ पे साइड ड्राइव किए हैं वो इस फ्री एक्सपेंशन के लिए वैलिड नहीं होती है। और साथ ये कि हमें ये भी पता है कि जो फ्री एक्सपेंशन होती है किसी भी गैस में, किसी अगर हम इक्विलिब्रियम स्टेट की बात करें तो उसकी इनिशियल और फाइनल जो पॉइंट्स होते हैं सिर्फ उनको हम प्लॉट कर सकते हैं थ्रू किस प्रोसेस से वो गुजर के गया, उसको हमें देखना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली इन एडियाबैटिक प्रोसेस, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमें उसका वर्कन भी नहीं है, उसमें इंटरनल एनर्जी भी नहीं है, हीट ज़ीरो हीट होने की वजह से। तो जब हम बात करेंगे कि इन एडिशन दैट डेल्टा ई इंटरनल इज इक्वल टू ज़ीरो, so the the temperature of the final state and initial state, उसको हम किस तरीके से लिखेंगे, टी आई इज इक्वल टू टी एफ, ठीक है। ये पर्टिकुलरली फ्री एक्सपेंशन के लिए उसकी कंडीशन है, या तो एक तो इंटरनल एनर्जी उसकी ज़ीरो हो रही है, दूसरा जो टेम्परेचर है जो जितना उसका इनिशियल स्टेट पे टेम्परेचर होगा वही उसका फाइनल स्टेट पे टेम्परेचर होगा। और साथ हम ये भी एज्यूम कर रहे होते हैं कि जो हमारी गैस है वो क्या है, आइडियल गैस है। और अगर गैस हमारे पास आइडियल गैस है, फॉर आइडियल गैस, तो हमारे पास जो रिलेशन होगा वो कौन सा होगा, पी वी इज़ इक्वल्स टू एन आर टी, ठीक हो गया। तो इसमें हम और भी क्या चीज़ कर सकते हैं कि कोई चेंज नहीं हो रहा टेम्परेचर में, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट का टेम्परेचर सेम है, तो जो हमारे पास ये भी चीज़ कांस्टेंट होगी, ये जो ये वाला है एन तो कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो गया, तो पी वी को भी हम क्या कह देते हैं, कांस्टेंट कह देते हैं। और इन फ्री एक्सपेंशन हम कह देते हैं पी आई वी आई इज़ इक्वल्स टू पी एफ वी एफ, बिकॉज ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल भी हो गए। अब अगर मैं ग्राफिकली इस चीज़ को देखना चाहूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज़ आई एम गोइंग टू डिस्कस। एक तो हमारे पास है इस एक्सिस पे प्रेशर और इस एक्सिस पे आ गया मेरे पास वॉल्यूम, ठीक है। तो अब मेरे पास तीन प्रोसेसेस हैं, नंबर 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। ये तीन मैंने कर्व्स ड्रॉ की, एक कर्व है 400 केल्विन्स पे, ठीक है, फिक्स ये टेम्परेचर है। दूसरा जो प्रोसेस है वो 500 केल्विन पे है, फिक्स इसी टेम्परेचर पर। और तीसरा जो है वो 700 केल्विन है, फिक्स इसी टेम्परेचर पर, ठीक है। तो अब आपने क्या है कि आपको प्रोसेस कुछ इनिशियल और फाइनल स्टेट्स दी हुई हैं। लाइक मेरे पास ये एक इनिशियल पॉइंट आई है, अब इस आई ने एफ़ तक जाना है, या तो इस तरह जा रहा है, ठीक है, ये भी एक प्रोसेस कर रहा है, और या फिर इस तरीके से जा रहा है, ये भी उसका एक प्रोसेस है, ठीक हो गया। फिर एक वो इस तरीके से जा रहा है, यहाँ पे पॉइंट पे ये भी एक प्रोसेस है, और एक वो इस तरीके से जा रहा है, दिस इज़ ऑल्सो अनदर प्रोसेस, ठीक है ना। सबको आप नाम दे दें, एक को आप कह दें 1, एक को आप कह दें इसे 2, ये 3, और साथ ये हो जाएगा 4, ठीक है। अब आपने देखना है इन सारे प्रोसेसेस के लिए अगर मैं एक टेबल बनाऊँ तो कौन कौन से पाथ हैं, प्रोसेस कौन कौन से हैं, उनको क्या क्या नाम है, ठीक हो गया। तो वो मेरे पास हो जाएगा पाथ, कांस्टेंट क्या चीज़ है इसमें, ठीक है, पाथ कांस्टेंट, प्रोसेस कौन सा है, और साथ इंटरनल एनर्जी क्या है, विच इज़ इक्वल्स टू Q माइनस W, ठीक है।
और हमारे पास एक तो इंटरनल एनर्जी Q माइनस डब्ल्यू भी है, और साथ इंटरनल एनर्जी और क्या है हमारे पास N C V डेल्टा T। ठीक है, तो ये बताना है कि इनमें से हमारे पास कौन कौन से प्रोसेसेस में क्या क्या कंसेप्ट यूज़ होता है। सबसे पहला पाथ 1 की बात करते हैं। पाथ 1 कौन सा? I से F। अब आप I से F देखो, क्या चीज़ कांस्टेंट है? प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, तो इधर देखते हैं कि हम प्रेशर, और ऐसे प्रोसेस को जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है उसको हम कहते हैं आइसोबैरिक। ठीक है, क्योंकि बार जो होता है हम प्रेशर के लिए यूज़ करते हैं, तो आइसो मीन सेम प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगा आइसोबैरिक प्रोसेस। और इसकी में जो हीट होती है वो Q इज़ इक्वल्स टू CP डेल T, साथ N भी आएगा, यानी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, बिकॉज दिस इज एट कांस्टेंट प्रेशर। और जो वर्क डन होगा वो मेरे पर एग्जिस्ट करेगा W इज इक्वल्स टू P डेल्टा T। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम तो यहाँ चेंज हो रहा है, कांस्टेंट तो नहीं है ना, तो इसलिए वर्क डन भी होगा। अब बात करते हैं जी सेकंड कर्व की तरफ। दिस इज़ योर सेकंड कर्व नंबर 2। अब टेम्परेचर मेरे पास यहाँ पे कांस्टेंट क्या चीज़ है? टेम्परेचर। ये देखो एक स्ट्रेट लाइन आ रही है ना इधर से इधर तक के लिए, कोई कर्व नहीं आ रहा इस पॉइंट पे। जैसे ये कर्व है वैसे ये कर्व नहीं है, लेकिन प्रेशर भी चेंज हो रहा है और वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, लेकिन फ़र्क किसमें है? टेम्परेचर सेम है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। और ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल। ठीक हो गया, आइसोथर्मल प्रोसेस। और ऐसे प्रोसेसेस के लिए जब मैं Q की वैल्यू लिखती हूँ वो मेरे पास क्या होती है? W इज़ इक्वल्स टू nRT नेचुरल लॉग ऑफ VF/VI। ये हमने 19 चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में प्रूव भी किया था। और साथ हमारे पास आ जाएगा इंटरनल एनर्जी इज़ इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट आते हैं थर्ड पाथ की तरफ। अब थर्ड पाथ मेरे पास कौन सा? ये वाला पाथ। ठीक है, अब ये एब्रप्ट चेंज है, फ़ौरन से यहाँ से कर्व शो कर रहा है। ठीक है, तो जब एब्रप्ट चेंज होगा तो ये मेरे पास यहाँ पे PV गैमा जो होगा ये चीज़ कांस्टेंट होगी। और PV गैमा किस में कांस्टेंट होता है? हमें पता है, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो ये मेरे पास एडियाबैटिक प्रोसेस हो जाएगा। और साथ मेरे पास एडियाबैटिक प्रोसेस में Q क्या होता है? ये 0 होता है। ठीक है, और W क्या होता है? जो जब ये 0 हो जाएगा तो टोटल इंटरनल एनर्जी जो हो जाएगी वो सारी की सारी किसके इक्वल हो जाएगी? W के या माइनस W के, अगर माइनस इधर आ जाए तो जैसे भी आप लिखना चाहें। देन चलते हैं फोर्थ प्रोसेस की तरफ। अभी जो फोर्थ प्रोसेस है ये मेरे पास कौन सा प्रोसेस है? दिस इज़ फोर्थ प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो मैं इधर वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दूंगी और इसको मैं लिखूंगी आइसोकोरिक। ठीक है, और यहाँ से मेरे पास जो इंटरनल एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी डेल्टा E इंटरनल विच इज़ इक्वल्स टू, क्योंकि अब वर्क डन 0 हो गया ना, वॉल्यूम जो 0, चेंज इन वॉल्यूम कोई कांस्टेंट है तो PdV 0 हो जाएगा, तो इंटरनल एनर्जी और हीट एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। और साथ हीट एनर्जी को हम लिख सकते हैं NCV डेल्टा T, यानी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये हमारे पास, और वर्क डन क्या है इसमें? 0, आइसोकोरिक प्रोसेस। अब अगर मैं बात करूँ पर्टिकुलरली इन 4 पाथ्स में रैंक करूँ कि किस में वर्क डन ज़्यादा हो रहा है, तो आप खुद वर्क डन को अगर मैं रैंकिंग करना चाहूँ इन कि ये मेरे पास पाथ हैं 4 और इसमें किस में वर्क डन ज़्यादा है, किस में वर्क डन कम है, तो सबसे पहली तो चीज़ क्या है, मैं देखूँगी कि मेरे पास वर्क डन कहाँ 0 है। जी फोर्थ पार्ट में वर्क डन 0 है, तो मैंने अगर ग्रेटेस्ट फर्स्ट यानी सबसे ज़्यादा वर्क को इधर यानी वर्क ग्रेटर दैन सॉरी इस तरह से। ठीक है, यानी किसका वर्क सबसे ज़्यादा होगा इन पार्ट्स में। तो ये देखें, सबसे पहले तो 0 वाला जो वर्क होता है वो बताना ज़्यादा इजी होता है क्योंकि वॉल्यूम हमने पता होता है कांस्टेंट है। तो फोर्थ जो वर्क डन है इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वर्क डन क्या है? 0। तो फोर्थ का हम कह रहे हैं सबसे कम है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं किसकी? फोर्थ के बाद करते हैं थर्ड की। अब ये थर्ड है, ये इसमें मेरे पास जो वर्क डन होता है वो ऑलमोस्ट नेगेटिव में होता है, ऐसे ही होता है ना, तो हम उसको कहेंगे कि ये मेरे पास थर्ड का जो वर्क डन है एडियाबैटिक का, ये मेरे पास होगा। देन बात करेंगे हम इस वाले प्रोसेस की। ठीक है, जिसमें मेरे पास क्या है? ये है आइसोथर्मल प्रोसेस V2। और सबसे ज़्यादा जो प्रोसेस है वो किसका होगा? V1, जिसमें मेरे पास वॉल्यूम चेंज हो रहा है इनिशियल से फाइनल। ठीक है, मैक्सिमम चेंज आ रहा है। बेसिकली वर्क डन का फार्मूले से आपने ये बात अंदाज़ा लगाना है, विच इज़ इक्वल्स टू PdV।
ठीक है। अब ये जो चेंज इन वॉल्यूम है, जिसमें ज़्यादा वॉल्यूम में चेंज आएगा, ऑब्वियसली वर्क डन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन वॉल्यूम के। चेंज इन वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो वर्क डन भी ज़्यादा होगा, ऐसे ही है, ठीक है। तो ये मेरे पास इस प्रोसेस में चेंज इन वॉल्यूम कोई भी नहीं हो रहा तो वर्क डन ज़ीरो है। इस वाले प्रोसेस में जो चेंज इन वॉल्यूम हो रहा है कितना, इधर से इधर तक, ठीक है, यानी एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, लेकिन इस वाले पॉइंट से इसमें ज़्यादा डिफरेंस है वॉल्यूम का, ठीक है। ये वॉल्यूम होता है ना, इसको अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो इसमें ज़्यादा डिफरेंस है, इसमें कम डिफरेंस है। इसमें चेंज इन वॉल्यूम मेरे पास क्या होगा, कम होगा। इसमें और ज़्यादा, इसमें ज़्यादा होगा क्योंकि चेंज ज़्यादा आ गया। अब इसमें बहुत ज़्यादा आ गया, ठीक है, सीधा सीधा इधर और इधर, तो ये मेरे पास सबसे ज़्यादा। तो इस वजह से मैं जब लिखूँगी तो ये मेरे पास, यानी यहाँ पे वर्क डन सबसे ज़्यादा हो रहा है, इससे उससे कम और इधर वर्क डन मेरे पास क्या हो गया, ज़ीरो। यानी आप प्रोसेसेस को देख के भी वर्क डन को बता सकते हैं। और इसी तरीके से आप इंटरनल एनर्जी के बारे में बता सकते हैं। बेसिकली इंटरनल एनर्जी क्या होती है, मेरे पास इंटरनल एनर्जी का फार्मूला होता है हमारे पास NCV डेल्टा T, ठीक है। तो अब हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी है वो किस तरीके से होती है, चेंज इन टेम्परेचर को। अब टेम्परेचर में चेंज जहाँ ज़्यादा होगा वो वाला प्रोसेस। अब मेरे पास कितने पार्ट्स हैं, ये वाले पार्ट्स हैं। अब टेम्परेचर किसका सबसे ज़्यादा है, इसका 700 वाले का। तो ये जो पार्ट 1 है इसका सबसे ज़्यादा इंटरनल एनर्जी होगी, ठीक है। फिर जो पार्ट 2 है इसका 500 है, फिर इससे कम इसकी होगी, फिर इससे कम 500 से आ जाए नीचे 400, इसकी उससे भी कम। यानी टेम्परेचर को आप देखते जाएँ, टेम्परेचर देख के आप इंटरनल एनर्जी भी बता सकते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास C, V, N ये सब चीज़ें कांस्टेंट हैं तो मैं टेम्परेचर से रिलेटेड ये चीज़ें कर सकती हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं अभी आपको न्यूमेरिकल्स भी थोड़े से शेयर करती हूँ। ये मैंने पहले से ही करके रखे हुए हैं न्यूमेरिकल्स कुछ, ताकि मुझे उसको एक्सप्लेन करूँ आपको किस तरीके से है। मैं ये जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन करवाया है ना, उससे रिलेटेड है। मैं अभी पेज लिख लूँगी। रैंक द 4 पार्ट्स इन द फिगर बिलो अकॉर्डिंग टू द वर्क डन बाय द गैस ग्रेटेस्ट फर्स्ट, ठीक है। आपने वर्क डन से बात करनी है। तो ये जो मैंने अभी आपको 400 और 500 वाली एग्जांपल दी थी, ये उसी की तरह, और ये इंटरनल एनर्जी आपके आ गई, ठीक है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। नेक्स्ट आ जाए, हमारे पास है एन आइडियल डायटोमिक गैस विद मॉलिक्यूलर रोटेशन बट नॉट ऑसिलेशन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है कि रोटेशन है, ऑसिलेशन नहीं है। तो वो हमने ऑसिलेशन के बगैर ही अभी डिग्री ऑफ फ्रीडम्स को ऑसिलेशन वाली अभी हमने नहीं कंसिडर की, बिकॉज वी आर ओनली कंसिडरिंग एट लो टेम्परेचर। जब हाई टेम्परेचर पे गैस चली जाती है तो ऑसिलेशन भी शुरू हो जाती हैं उसमें, ठीक है। वो बात करें कि जैसे लो टेम्परेचर ही है और मॉलिक्यूलर रोटेशन सिर्फ है उस डायटोमिक गैस में, उसमें क्या लूजेज एनर्जीज एज हीट क्यू एंड रिजल्टिंग द डिक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी। ऐसी बात है, उसने एनर्जी को क्या किया, लूज़ कर दिया, तो इंटरनल एनर्जी रिजल्ट में डिक्रीज़ हो गई। और इससे क्या हुआ कि गैस में ऑफ द गैस ग्रेटर इफ़ द लॉस अकर्स इन कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। यानी कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब क्या है, हमने जो CV को कंसिडर करना है, और इन द कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, यानी CP भी देखना और CV भी देखना। आपने बताना है इंटरनल एनर्जी का सबसे ज़्यादा लॉस किस में होगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम में होगा या एट कांस्टेंट प्रेशर में होगा। तो आपको सबसे पहले तो Q पता होना चाहिए किसका, आप लोगों को Q पता हो, CV का भी पता होना चाहिए, और कांस्टेंट प्रेशर का भी और कांस्टेंट वॉल्यूम का। तो दोनों का आपने Q लिख लिया, ठीक है। अब आपको डायटोमिक गैस की बात होती है, तो डायटोमिक का CV आपको पता है 5/2 R होता है, और CP क्या होता है, CV+R होता है, जिस वजह से वो 7/2 R हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही है। अब बात आ जाती है Q की। तो हम बात किसकी यहाँ पे करना चाह रहे हैं, बेसिकली इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली रिलेट किससे हो रही होती है, टेम्परेचर से। तो मैंने यहाँ से टेम्परेचर को अलग कर लिया, ठीक है। टेम्परेचर को अलग किया, यानी टेम्परेचर अगर मैं चेंज ज़्यादा कम हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी भी उसी तरीके से फ़र्क आएगी। तो मैं अब देखूँगी टेम्परेचर का स्पेसिफिक हीट CV से क्या ताल्लुक़ है। तो वो इन्वर्स रिलेशन है। अब CV जो है वो मेरे पास कम है तो टेम्परेचर में चेंज क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसी तरह के CP मेरे पास ज़्यादा है तो टेम्परेचर में चेंज कम होगा, यानी ऑपोजिट इन्वर्स रिलेशन है। तो फिर यहाँ से आप बता सकते हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम या कांस्टेंट प्रेशर। तो यहाँ से मैं क्या पता चलता है, एट कांस्टेंट
वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमारे पास टेम्परेचर में चेंज ज़्यादा होगा, और क्योंकि वॉल्यूम कम है ये और ये चीज़ ज़्यादा है, तो इंटरनल एनर्जी हमारे पास क्या होगी, यानी डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ज़्यादा कहाँ पे होगी, कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगी। तो ये बड़ा इजीली आप बता सकते हैं यूजिंग दीज रिलेशंस। ठीक है, एक और हमारे पास कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ टू बी ट्रांसफर्ड एज हीट टू 1 मोल ऑफ ए मोनोटॉमिक गैस at constant pressure at constant volume and to 1 mole of a diatomic gas। अब ये जो लिखी हुई है ना टर्म and to 1 mole of a diatomic gas, ये at constant pressure के लिए भी है और ये at constant volume के लिए भी है। ठीक है, सी पार्ट में आपसे सिर्फ constant pressure की बात कर रहे हैं और डी पार्ट में सिर्फ constant volume की बात करें। फिगर आपको ये दी गई है। ठीक है, ये आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं और कुछ कर्व्स हैं। ये 1 पाथ है, ये आपके पास 2 पाथ है, ये 3 है और ये 4 है। अब आपने इन सारे प्रोसेसेस में बारी बारी बताना है। तो अब एक दो किस्म की गैसेस की बात हो रही है, एक मोनोटॉमिक एक डायटोमिक। ये मेरे पास मोनोटॉमिक भी है और यहाँ पे मेरे पास डायटोमिक भी। तो आप सबसे पहला काम ने क्या करना है कि दोनों के CV और CP लिख देना है। मोनोटॉमिक का CV ये होता है और CP क्या होता है, +1 कर दो, और इसे डायटोमिक CV ये होता है और CP और उनके डिग्री ऑफ फ्रीडम्स को मिलाते हैं, बट एट लो टेम्परेचर। हमने ऑसिलेशंस वगैरह को भी नहीं बीच में इंक्लूड किया। ठीक है, तो आपने सबसे पहले बताना है कि पाथ ए के लिए, पाथ है मेरे पास क्या, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। कॉन्स्टेंट प्रेशर समझ आ जाती है कि ये दो जो पाथ हैं ये कॉन्स्टेंट प्रेशर है, क्योंकि देखो इस पाथ पे प्रेशर की एक वैल्यू है। ठीक है, और ये जो 2 पॉइंट्स हैं इनमें हमारे पास कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है, क्योंकि वॉल्यूम के हमारे पास एक ही पॉइंट है। तो अब जब कॉन्स्टेंट प्रेशर में बात करूँगी तो ए मेरे पास क्या है, कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो एट कॉन्स्टेंट प्रेशर किसके लिए, 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस। तो उसकी में हमारे पास एनर्जी जो ट्रांसफ़र होगी वो डिपेंड, मैंने अगेन कहा था किसके लिए करती टेम्परेचर के साथ। और टेम्परेचर जो हमारे पास होता है किसके रिलेट कर रहा होता है, CV या CP के साथ रिलेट कर रहा होता है। तो जिसमें मेरे पास CV, अगर CV आ रहा है तो कांस्टेंट वॉल्यूम अगर आ रहा है, जैसे कि हमारे पास ये कांस्टेंट वॉल्यूम है और एक कांस्टेंट प्रेशर है, तो वो इस इन्वर्स रिलेशन होने की वजह से उस तरह डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अगेन हमने क्या बात करनी है कि सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी टू बी ट्रांसफर्ड एज हीट टू 1 मोल ऑफ ए मोनोटॉमिक गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम टू 1 मोल ऑफ ए डायटोमिक गैस। तो बताना आपने क्या, विच पाथ गोज विच प्रोसेसेस। ठीक है, और आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डायटोमिक गैस रोटेटिंग, ये भी हम बाद में बताएंगे। लेकिन अभी हमने जो बताना है वो, तो हमारे पास जो ए है, पार्ट ए, इसका जवाब में हमारे पास कौन सा पाथ होगा, एट कांस्टेंट प्रेशर है तो पाथ 3। वाई पाथ 3, बिकॉज पाथ 3 में हम किसके लिए बात करें, डायटोमिक की बात करें, और डायटोमिक में हमारे पास ये वैल्यू ज़्यादा हैं मोनोटॉमिक से, जिसका टेम्परेचर से रिलेशन क्या है, इन्वर्स है। तो एनर्जी भी हमारे पास क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो हमने बता दिया कि हमारे पास जो पाथ ए जो है वो पाथ 3 को फॉलो करेगा। सही हो गया ये वाला, ये और ये बड़ा एरो है ना, तो इसका क्या मतलब है, स्पेसिफिक हीट मोनोटॉमिक डायटोमिक गैसेस की हमारे पास ज़्यादा होती है। ठीक है, तो जिस वजह से हमारे पास जो टेम्परेचर में जो चेंज है वो भी हमारे पास ज़्यादा होता है। देन चले जाएं हम बी पार्ट की तरफ। दिस इज़ द पार्ट बी, क्या है एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टू 1 मोल ऑफ अ डायटोमिक गैस। अगेन वॉल्यूम कांस्टेंट की बात आ गई, तो कांस्टेंट वॉल्यूम इस साइड पे और डायटोमिक है तो इसमें भी हम बड़े वाला एरो लेंगे। ठीक है, डायटोमिक की बात हो रही है, ज़्यादा बड़े होते हैं डायटोमिक में, ये वाली चीज़ हमारे पास, तो सिर्फ एरोज़ जो होंगे वो भी पाथ बड़े वाले हम लेंगे। ठीक है, अब बाकी कौन से रह गए हमारे पास, सी और डी। सी में हमारे पास था कांस्टेंट प्रेशर, तो कांस्टेंट प्रेशर मेरे पास ये है, 3 हो गया, तो पीछे 4 रह गया। ये मोनोटॉमिक है, स्मॉल स्पेसिफिक हीट है, तो ये स्मॉल वाला एरो आ जाएगा। और इसी तरीके से डी जो है कांस्टेंट वॉल्यूम है, अगेन मोनोटॉमिक के लिए है, तो 2 आ जाएगा पाथ इसके लिए। ठीक है, डी पार्ट 2। और ई में ऑब्वियसली हमने क्या पूछा गया है कि गैस एज रोटेटिंग, तो येस उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम देख के आपको पता चल जाता है कि ये हमारे पास रोटेटिंग है। हाँ, अगर ऑसिलेटरी पूछ रहे होते तो हम कहते हैं कि नहीं, ये ऑसिलेटरी नहीं है। तो ये न्यूमेरिकल्स आज के थे। ये क्वेश्चन मेरे हाल से आपकी बुक में हैं, क्वेश्चन 1 to 3। दीज आर नॉट प्रॉब्लम, दीज आर द क्वेश्चन जस्ट फॉर क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट। सो आज का लेक्चर इतना, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसकी असाइनमेंट मैं आपको दे दूँगी, जो कि आपको फ्राइडे तक सबमिट करनी होगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।